बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिकर्जन से रिलेटेड फैक्टोरियल, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि रिकर्जन जो है वो क्या है और कब कोई फंक्शन जो है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक तो ये कंडीशन थी कि कोई फंक्शन तभी रिकर्सिव फंक्शन कहला सकता है अगर उसका कोई बेस क्राइटेरिया जो है वो मौजूद हो, और दूसरा ये था कि जितनी दफ़ा वो फंक्शन अपने आप को वापस कॉल करेगा उतनी दफ़ा उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बेस क्राइटेरिया की तरफ मूव करना है। वो बेस क्राइटेरिया की तरफ इसलिए मूव करेगा क्योंकि बेस क्राइटेरिया ही वो जगह है जहां पे जाके वो एंड करेगा या फिर वहां से वो वापस आंसर जो है वो जनरेट करना शुरू करेगा। अगर तो एक फंक्शन जो है वो मुसलसल अपने आप को कॉल करता रहेगा तो हम कभी भी उसे रिकर्जन नहीं कहेंगे। वो हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप की शक्ल जो है वो इख्तियार हो जाएगी, क्योंकि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। जबकि रिकर्जन के अंदर हमारे पास वो लाजमी तौर पे टर्मिनेट होना चाहिए, और टर्मिनेट होने के अलावा वो हमारे पास किसी ना किसी आंसर को जनरेट जो है वो लाजमी तौर पे करे। अब उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक जो एप्लीकेशन है रिकर्जन की, फैक्टोरियल जो है उसे डिस्कस करना शुरू किया था। फैक्टोरियल की हम लोगों ने सिंपल फॉर्म देखी थी जिसमें हम लूप की मदद से फैक्टोरियल जो है उसे कैलकुलेट कर रहे थे। आज हम उसकी सेकंड टाइप जो है वो देखेंगे। अब सेकंड टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं आपके पास एक सिंपल सा फैक्टोरियल फंक्शन जो है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग दो चीजें देखेंगे कि अगर हमने जीरो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली n की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू जब हमारे पास जीरो हो जाएगी तो हमारे पास फैक्टोरियल का आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे पास अगर 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा तो उसका आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा। अब हम लोग ये एग्जाम्पल जो है 6.8 जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये फैक्टोरियल कैलकुलेशन का रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैं ये एल्गोरिथम पहले डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को इसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप ये एक एग्जांपल देख लेते हैं तो इससे काफी हद तक आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि किस तरह से एल्गोरिथम जो है वो काम कर रहा है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी आप अगर रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करते हुए फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, जब हम 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास n जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम जैसे ही 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टेप 1 में वो कहता है जी 4 जो सा कहते हैं n की वैल्यू हमारे पास 4, और सच ही ऊपर हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना जो है भूल गया, पहले वो देख लें। अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 है, यानी हम 0 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ये हमारे पास उसका बेस क्राइटेरिया। ठीक है, यानी अगर आपके पास इनिशियली आप 0 फैक्टोरियल ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जस्ट आपके पास n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और फर्दर जो है कोई भी प्रोसीजर जो फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि उस सूरत में हम लोग ये सेकंड स्टेप जो है उसे फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं कि इफ n ग्रेटर देन 0 देन हम जो कहते हैं n फैक्टोरियल जो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब हम n माइनस 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो हम एट द एंड ऐसी पॉइंट के ऊपर या ऐसी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी तो वहां से हम रिकर्सिव ऑर्डर के अंदर जो है वापस अपना आंसर जो है वो जनरेट करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो इस फॉर्मूला के मुताबिक n की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है ये फर्स्ट लाइन जो है फिलहाल हम लोग स्किप कर देंगे। अब 4 फैक्टोरियल जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू 4, और उसके बाद 4 माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ गया। अब क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन था, ये दोबारा से अपने आप को वापस कॉल करेगा
तो दोबारा से अब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हमें 4 फैक्टोरियल जो है कैलकुलेट करने के लिए 3 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, हमें 3 फैक्टोरियल का आंसर नहीं पता, इसलिए हम लोग 4 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग स्टेप 2 के अंदर 3 फैक्टोरियल का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब हम 3 फैक्टोरियल का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम दोबारा से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 3 और उसके बाद n-1, तो हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाता है। अब हम 3 फैक्टोरियल तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास 2 फैक्टोरियल का आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन जो है उसे इंप्लीमेंट करते हैं और 2 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम 2 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो इस फॉर्मूला के हमारे पास n की वैल्यू ये 2 आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और साथ में हमारे पास यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और हमारे पास 1 फैक्टोरियल जो है उसका आंसर तो हमें पता ही नहीं है, हमें 1 फैक्टोरियल का आंसर बिल्कुल नहीं पता, हम 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। उसी सूरत में हम 2 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से जो है ये सेकंड स्टेप जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम सेकंड स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 जो है वो आ जाएगा n की सूरत में, और यहाँ पर हमारे पास n-1 जो है वो हमारे पास यानी 1-1 जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास n की वैल्यू 0 आ गई। जब हमारे पास n की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास वो क्या कह रहा है, 0 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1। यहां पर हमारे पास 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। अब यहां से हम अपना वापस आंसर जो है वो बिल्ड करना शुरू करेंगे। हमारे पास बेस जो क्राइटेरिया था, हम बेस क्राइटेरिया तक पहुंच गए, अब इससे फर्दर आगे हम लोग नहीं जा रहे। जब हमारे पास 0 फैक्टोरियल का आंसर आ गया तो हम 1 फैक्टोरियल का आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 1 क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब अगर हमारे पास 1 फैक्टोरियल का आंसर मौजूद है तो हम 2 फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उसकी वैल्यू जो है वापस यहां पर पुट करेंगे, तो हमारे पास जैसे ही हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ गया। अगर हमारे पास 2 फैक्टोरियल का आंसर मौजूद है तो हम 3 फैक्टोरियल जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसका आंसर जो है वो यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 6। और अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल का आंसर मौजूद है तो हम जाहिर सी बात है कि 4 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा कि इस एल्गोरिदम के वर्किंग करने का तरीकाकार क्या था। सबसे पहले वो एक टॉप पोजीशन से स्टार्ट करता है, उसके बाद वो बेस क्राइटेरिया तक जाता है। ये थी हमारे पास टॉप पोजीशन, यहां से हम मूव करके आए बेस क्राइटेरिया तक। जब हम लोग बेस पे पहुंच गए, बेस क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास नोन था। हम पहले से क्या चीज जानते थे कि अगर n की वैल्यू 0 है यानी 0 फैक्टोरियल का आंसर हम लोग सिर्फ जानते थे, यानी अगर हमारे पास 0 फैक्टोरियल का आंसर आ जाता है तो हमें उसे फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसका आंसर पहले से जानते हैं। यानी बेस की वैल्यू हम पहले से जानते हैं। जब हम बेस की वैल्यू जानते हैं तो पहले हम बेस तक पहुंचते हैं और उससे वापस आंसर जो है वो ऊपर वाली साइड को बिल्ड करना यानी टॉप वाली साइड को बिल्ड करना शुरू करते हैं। और जब हम वापस टॉप पे पहुंच जाते हैं, बेस तक पहुंचने के बाद वापस रिकर्सिव फॉर्म के अंदर, तो उस सूरत में हमारे पास आंसर जो है वो जनरेट हो जाता है। अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। अब आपको इसका एल्गोरिदम जो है वो काफी हद तक आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि आपका ये एग्जाम्पल और एल्गोरिदम जो दोनों एक ही पेज के ऊपर आ जाए, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोगों को। अच्छा जी, अब ये हमारे पास डायग्राम, ये हमारे पास एल्गोरिदम। ठीक है जी, हमारे पास n की वैल्यू 4। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या n की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर हमारे पास 0 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो हम सिंपली जो सा कहते हैं n फैक्ट की वैल्यू 1 सेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं है तो हम डायरेक्टली सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। अब सेकंड स्टेप के ऊपर वो क्या कर रहा है, कॉल फैक्टोरियल। कह रहा है फैक्टोरियल को कॉल करें, और हम फैक्ट नाम का एक वेरिएबल देते हैं और साथ में n-1 की वैल्यू उसे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, अब n-1 की वैल्यू जैसे ही हम प्रोवाइड करेंगे यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है जी, और जब हम फंक्शन को इसको कॉल करेंगे तो यही फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। कॉल फैक्टोरियल, आप देख सकते हैं कि टॉप पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल। कॉल फैक्टोरियल दोबारा से जो सा कहते हैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 3 है।
जब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, n की वैल्यू चेक करेंगे 3 है, 0 तो नहीं, तो उसकी सूरत में हमारे पास ये वाली लाइन जो है स्किप हो जाएगी, दोबारा से फैक्टोरियल वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब दोबारा से n-1 होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी 2, दोबारा से फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू जो सा 0 नहीं हो जाती। जब n की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, हमारे पास पहली लाइन जो सा कहते हैं वो एग्जीक्यूट होगी। जब हमारे पास फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, तब उस सूरत में हमारे पास यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू 1 बन जाएगी। जब फैक्ट की वैल्यू 1 बन जाएगी तो इस फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो सा कहते हैं वो वैल्यू वापस प्रोवाइड की जाएगी फैक्टोरियल 1 वाले हिस्से को। ठीक है जी, वहां पे उस वैल्यू को दोबारा जो सा कहते हैं नीचे मौजूद यहां पर n की वैल्यू यहां पर 1 होगी और यहां पर फैक्ट की वैल्यू 1 होगी, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसके थ्रू जो सा कहते हैं वो 2 फैक्टोरियल वाले को फर्दर पास ऑन की जाएगी। जब 2 फैक्टोरियल वाले को पास ऑन की जाएगी, वहां पे n की वैल्यू 2 होगी और फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्दर जो है ये फिर दोबारा से 3 फैक्टोरियल वाले को वापस पास ऑन की जाएगी, वहां पर n की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 3 होगी और फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह हमारे पास फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 6 और इसे वापस जो है फर्दर पास ऑन किया जाएगा, किसे, इसे वापस हम फर्दर पास करेंगे 4 फैक्टोरियल वाले को, वहां पर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी और फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास आंसर जो है 24 जनरेट हो जाएगा। अब फर्दर इससे आगे जो सा कहते हैं कोई भी फंक्शन ऐसा मौजूद नहीं है जो कि इसे वापस कॉल कर रहा हो, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 24 जो है वो जनरेट हो जाएगा। इस तरह से रिकर्सिव ऑर्डर के अंदर जो सा कि फंक्शन पहले अपनी बेस की तरफ जाते हैं, बेस का आंसर उन्हें पहले से मौजूद होता है, फिर बेस से वापस आंसर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं जी। इसे हम रिकर्जन कहते हैं या फिर इसे रिकर्सिव फंक्शंस भी कहा जाता है जी।